माहीगिरी का जो सेक्टर है जो है हुकूमत की तरफ से हमेशा नज़रअंदाज किया हुआ ये सेक्टर है। माहीगिरों को ये इजाज़त नहीं होती थी कि वो 1 किलो झींगा मछली जो अपने घर के खाने के लिए ले जाए। 21 जनवरी को हमने बाबा बिट में बहुत बड़ा जलसा, एहतिजाजी जलसा रखा है, बल्कि माहीगिर कन्वेंशन वहाँ बुलाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इब्राहिम हैदरी में। सिंध की धरती ने जिन जिन लोगों को जन्म दिया है वो हमेशा जद्दोजहद के मैदान में रहे हैं और उनकी जो जद्दोजहद है अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सिंध के लिए रही है हमेशा की तरह। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी जद्दोजहद भी ढकी छुपी नहीं है। यकीनन सिंध के जज़ायर का मसला हो, सिंध के पानी का मसला हो, केनालों का मसला हो, या सिंध के सिंधु दरिया पे जाबराना उसका पानी रोकने का मसला हो, उन्होंने हमेशा जद्दोजहद के मैदान में रहकर खुद को मनवाया है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जो माहीगिरों के मसाइल के लिए बुनियादी किरदार अदा करता आ रहा है, और पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं साईं मोहम्मद अली शाह साहब। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे कि माहीगिरों के कौन कौन से मसाइल हैं, क्या मसाइल उनको दरपेश हैं, और अभी ताज़ा एक इशू जो पूरे सिंध का इशू था, जज़ायर पे जो जबरी तौर पे एक आर्डीनेंस निकाल कर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से साईं मोहम्मद अली शाह साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कराची का इब्राहिम हैदरी हो, कींजर हो, या सिंध की जितनी भी झीलें हैं उन पे क्या क्या मसाइल हैं, माहीगिरों के मसाइल जो उनको दरपेश हैं उनके हल के लिए इन्होंने कौन कौन सी कोशिशें ली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साईं मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जो तारीख़ है, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि वो कब क़याम में आया और इसके क़याम की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एकता टीवी चैनल को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो है टाइम निकाल कर फिशर फोरम के ऑफिस में आए और माहीगिरों के मसाइल पर जो है गुफ्तगू के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान फिशर फोरम का वजूद के पीछे या उसके कायम होने के पीछे जो है जो माहीगिरी का जो सेक्टर है वो जो है हुकूमत की तरफ से हमेशा नज़रअंदाज किया हुआ ये सेक्टर है। सही। चाहे फिशरीज़ हो या फिशरीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों माहीगीर हों, हमेशा हुकूमत ने उनको नज़रअंदाज किया है, क्योंकि इब्राहिम हैदरी माहीगिरों की एक कदीम बस्ती है जी। यहाँ पर माहीगीर रहते हैं और मेरा जन्म भी जो है इब्राहिम हैदरी में हुआ है। तो हमने जो है जो अपने काम का जो सिलसिला है वो एक समाजी तंजीम से शुरू किया था। सही। और हमारा बुनियादी जो मकसद था उस समाजी तंजीम का कि इब्राहिम हैदरी में जो है वो तालीम को फैलाए, तालीम को फैलाए। इस सिलसिले में जो है हमने ये काम जब शुरू किया था, जो फिश स्टॉक है वो तेज़ी से इन डीप सी फिशिंग ट्रायल्स की वजह से डिक्लाइन हो रहे थे, तो फिर हमने महसूस किया कि भाई माहीगिरों के समाजी मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते हैं जब तक आप उनके लाइवलीहुड को, उनके जो माशी मसाइल हैं उनको जब तक हल नहीं करेंगे, उसके हवाले से जब तक जो है आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक जो है हम उनके समाजी मसाइल भी हल कराने में जो है वो जो मुश्किलात दरपेश जो है वो आ सकती हैं। तो फिर ये हमने 92 से माहीगिरों के मसाइल पर बातचीत करना शुरू की। माहीगिरों के मसाइल को जो है उजागर करने का काम जो है वो शुरू किया। फिर इस तरह जो है वो 94 में हमने जो माहीगीर जितनी भी आबादियाँ हैं उन में जो उनकी जो समाजी तंजीमें या जमातें थीं उन पर मुश्तमिल हमने जो है आल पाकिस्तान फिशर
फेडरेशन का जो है बुनियाद रखा। फिर हमने आगे चलकर देखा कि भाई तमाम पाकिस्तान के जो माइगरों के जो इलाके हैं, जो माइगरों के गांव हैं, वहाँ पर जो है वो ये समाजी तंजीमें मौजूद नहीं हैं। फिर हमने 5 मई 1998 को हमने कराची में एक माइगरों के मसाइल पर जो है वो सेमिनार बुलाया था, जिसमें माइगरों के तमाम इलाकों के नुमाइंदों को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था, मदऊ किया था। वहाँ पर माइगरों के मसाइल पर जो है वो बातचीत भी हुई थी, और वहाँ पर हमने फ़ैसला किया इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें जो है मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो फिर हमने जो है वो मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान फिशर folk फोरम के नाम से 5 मई 1998 को हमने इस तंजीम का जो है वो बुनियाद रखा। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है जज़ायर पर वफाक की हट धर्मी का मसला है, वो डिंगी और बंडार जो हमारे जज़ायर हैं उन पे आपने भी जिदोजहद की है, लेकिन आर्डिनेंस जो निकला था उसका वक्त पूरा हो चुका है। वफाक अब भी कहता है कि वहाँ पे हम ज़्यादा जो है वो काम करेंगे, ये जो आर्डिनेंस है ये वापस नहीं होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मसला है और ये आजकल की बात नहीं है। समंदर पर कब्ज़ा करना, समंदर के जज़ायर पर कब्ज़ा करने का जो मंसूबा वफा का, वो सन 2000 से मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था। अगर इन जज़ायर पर शहर बना तो सिंध के जो है ना वो 25 लाख, सिंध के साहिली इलाके के 25 लाख माहीगीर जो है अपने तारीखी रोज़गार से बेदखल हो जाएंगे, और पूरी डेल्टा की पूरी जो है ना वो समंदर की माहौलियात जो है वो तबाह होगी। मैंग्रोव्स के जंगलात जो है ना वो तबाह होंगे। वैसे जो है ना वो मैंग्रोव्स के जंगलात को बहुत सारे ख़तरात हैं, वैसे कम हो रहे हैं, वैसे उनका सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो चुका है। अगर शहर बना तो ये 17,000 हेक्टर्स मैंग्रोव्स भी नहीं रहेंगे। सिर्फ इन 2 जज़ायर पर, डिंगी और बुंडार पर भी अगर शहर बना तो ठट्टा और कराची के साहिली इलाके के 8 लाख माहीगीर जो है अपने तारीखी रोज़गार से बेदखल हो जाएंगे। ये दुनिया का भी तजर्बा रहा है। दुनिया में दुनिया के जिन मुल्कों में जज़ायर पर शहर बने हैं वहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। बल्कि अब तो ये स्टडी आई है कि भाई जज़ायर, समंदरी जज़ायर पर शहर बनाना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इन्वायरमेंट के हवाले से भी। खुद आजकल जो क्लाइमेट चेंज के बहरान से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी ये जज़ायरों पर कब्ज़े करना, इन पर शहर बनाना, इनको कमर्शलाइज करना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा है। अच्छा मोहम्मद शाह साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान फिशर फोक के क़याम के बाद हमने देखा है कि आप हमेशा जदोजहद के मैदान में रहते हैं, वो दरिया का पानी रोकने का मसला हो, जज़ायर का मसला हो या दीगर जो भी मसले हों। तो इस हवाले से भी हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान फिशर फोक ने इस वक्त तक कौन कौन से जो है वो अपने जो उनकी समाजी सरगर्मियां हैं वो अभी तक वो कर चुकी हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये ऐसा सेक्टर है जो हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज किया हुआ ये सेक्टर है। सही। और इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों माहीगीर जो हैं वो उनके काफ़ी मसाइल हैं, उनके जो बुनियादी जो हुकूक के मसाइल हैं, फिर जो है वो रोज़गार के मसाइल हैं, उनको बहुत सारे जो है ना वो ख़तरात थे। सही। और ख़तरात अभी भी हैं। जैसे डीप सी फिशिंग टार्स की वजह से जो है ना फ़िश स्टॉक तेज़ी के साथ कम हो रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान फिशर फोरम ने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। सितंबर 2000 में हुकूमत को हमने मजबूर किया कि उन्होंने डीप सी टार्स पर बैन लगाया था। उसके बाद दोबारा जो है डीप सी टार्स को जो है वो लाइसेंस दिए गए हैं। फिर ओवर फिशिंग जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही है। एक तो इस मुल्क के अंदर जो है माहीगीरी की कोई पायदार पॉलिसी मौजूद नहीं है।
जिसके तहत जो है ना वो ये ख्याल करें कि भाई क्योंकि समंदर के अंदर जो है ना वो एक मछली के ज़खायर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मछली के जो ज़खायर हैं उनकी हर साल जो है ना वो अफजाइश होती है। अगर हम उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका कैच कर लेंगे तो वो उसका जो स्टॉक है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। मैं मतलब मिसाल देता हूँ कि हमारे समंदर के अंदर जो है वो जो झींगों का स्टॉक है वो 37,000 मीट्रिक टन है। हमें जो है वो उसको इस तरह पकड़ना है, इस तरह जो है ना उसको एक्सप्लॉइट करना है कि वो अगले साल दोबारा जो है वो 37,000 मीट्रिक टन हो जाए। अब अगर हम उसको जो है ना वो हद से ज़्यादा उसको कैच कर लेंगे तो फिर जो है ना अगले साल वो 37,000 मीट्रिक टन होने के बजाय वो कम होगा। तो इस तरह जो है ना वो धीरे धीरे उसका स्टॉक कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह दीगर स्पीशीज़ भी जो है उसको जो इस तरह पकड़ते हैं नुकसानदार जाल के ज़रिए, यहाँ जो है ना वो जालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, या समंदर के ऊपर जो है ना वो दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लांचों का, किश्तियों का। फिर आप जो है ना वो दिन ब दिन उसकी जो है ना वो कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना वो माजी में जाल की जो लेंथ थी वो कम थी, अब आप जो है ना वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैच करें, वो लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं और ख़ुद जो है वो किश्ती की कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। जो लांचें हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 30 साल पहले लांचों की कैपेसिटी आज के निस्बत कम थी, वो छोटी लांचें थी। अब जो है ना वो दिन ब दिन वो एक किस्म से जो है ना वो ट्रॉलर, मैं उनको कहता हूँ कि ये मिनी ट्रॉलर्स हैं, मिनी डीप सी ट्रॉलर्स हैं। अच्छा शाह साहब, हमने देखा है कि एक माहीगीर इतनी मेहनत से समंदर में जाता है, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर मछली पकड़ते हैं। पकड़ने वाला जो बंदा है वो आज भी गुर्बत की लकीर गुजार रहा है, वो जो पकड़ के दे रहे हैं, बल्कि जो एक्सपोर्ट करने वाले दीगर हैं जिनको वो पकड़ कर देते हैं आजकल वो जो है अपने खुद को बना गए हैं। लेकिन जो मछली पकड़ता है बंदा माहीगीर, उनको हमने देखा, आप अपने इब्राहिम हैदरी में देख लें कि जितने भी पकड़ने वाले हैं माहीगीर वो आज भी गुर्बत की लकीर गुजार रहे हैं। इस हवाले से आपके फोरम ने या खुद आपने उनके हवाले से क्या एक्शन लिया? जी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप फिशरीज़ के सेक्टर को कमर्शलाइज कर देंगे, इंडस्ट्रियलाइज उसको कर देंगे, तो जो मिडल मैन है, फिर जो व्यापारी है, फिर खुद एक्सपोर्टर है, जिनके प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो मछली को ख़रीदते हैं मार्केट से, फिर प्रोसेस करके जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ जो है वो सप्लाई करते हैं। तो वो जो मेहनत करता है माहीगीर, जो समंदर का सीना चीर कर मेहनत करके, चाहे रात हो, दिन हो, धूप हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, समंदर में तुग़यानी हो, वो जो है वो मेहनत करके अपने आप जो है वो जान का रिस्क लेकर जो है वो समंदर में, मेरा अपना तजर्बा है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो रोज़गार है वो समंदर से माहीगीरी करना है। इससे ज़्यादा दुनिया में और कोई ख़तरनाक काम नहीं है। उसके बाद जो दुनिया का जो ख़तरनाक में ख़तरनाक रोज़गार है वो आप जो है ना वो कानकनी, जो कोयले की कानकनी के अंदर जाकर जो है ना वो कोयला निकालते हैं, वो जो है ना वो ख़तरनाक शुमार किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक मोनोपोली है सरमायादार की, व्यापारी की, मिडलमैन की। वो उनको सही रेट जो है वो नहीं देता है, फिर उसको जो है ना वो मकरूज़ भी करता है, उनको कर्ज देकर जो है वो उसको गातू बना लेता है, मकरूज़ कर देता है। फिर वो पाबंद हो जाता है कि आप जितना भी कैच करेंगे वो कर्ज देने वाले मिडलमैन से, व्यापारी से जो है ना उसके साथ बेचेंगे। फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो मार्केट रेट से आपको जो है ना वो कम दे। मार्केट में रेट भी कम होता है। फिर जो जिसको माहीगीर को मकरूज़ किया जाता है, गातू, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में उसको गातू कहते हैं, जिसको गातू बनाया जाता है, तो वो उसका अलग जो है ना वो इस्तेसाल करता है। इसके अलावा यहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी कोई हेल्थ सेफ्टी नहीं है समंदर में जाने के लिए। अगर कोई तूफ़ान आ जाए, कोई हादसा हो जाए, लांच डूब जाए, किश्ती डूब जाए,
तो कोई ऐसी रेस्क्यू करने का भी सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है कि यहाँ पर जो है ना वो इमरजेंसी सेंटर समंदर के किनारों पर कायम हो और वहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है ना मौजूद हो और जैसे हादसा हो उनको माहिगीरों को बचाने के लिए उनको महफूज जगह पर पहुँचाने के लिए कोई ऐसी रेस्क्यू टीम यहाँ पर या रेस्क्यू का काम जो है हुकूमत की तरफ से जो है मौजूद नहीं है। ना उनको सोशल सिक्योरिटी की सहूलत है, ना ही उनको EOBI के में जो है ना वो की फैसिलिटी मौजूद है, बल्कि जो है ना वो फिशरमैन को वर्कर ही तस्लीम नहीं किया जाता। जो हमारे मुल्क का कानून है उसमें फिशरमैन को, माहीगीर को वर्कर्स जो है बेशुमार नहीं किया, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लेबर लॉज है पहले फेडरल था 18 अमेंडमेंट का बाद अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। तो प्रोविंशियल जो लेबर लॉज है उसका इतलाक जो है ना वो फिश वर्कर्स पर नहीं होता है। सही। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में तो है ही है बल्कि पाकिस्तान में भी है। एक सेमिनार था वहाँ पे कुछ जो मकामी माहीगीर थे उनकी शिकायतें थी कि बदीन हो, सांगड़ हो, मकामी जो झीलें हैं वहाँ पे वहाँ के जो मकामी वडेरे होते हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं। हालांकि उन पे हक जो होता है, उनकी परमिशन जो होती है वो माहीगीर को हासिल होती है, लेकिन वडेरों की तरफ से या मकामी जितने भी बाअसर अफराद लोग हैं उनकी तरफ से उन पे कब्ज़ा किया जाता है, माहीगीरों को उनके हुकूक नहीं मिलते। PFF इस हवाले से उनके लिए क्या इक़दाम उठा रही है? जी, अब देखें इस मुल्क में जो ना दो किस्म की माहीगीरी है। एक किस्म की माहीगीरी है समुद्री माहीगीरी, दूसरी है मीठे पानी की माहीगीरी। ठीक है ना, वो उसमें झीलें भी हैं, उनमें कैनाल भी हैं और उसमें जो है रिजर्वायर्स भी उसमें आ जाते हैं, रिवर खुद जो उसमें आ जाता है। तो दोनों किस्म की माहीगीरी से जो है वो 40 लाख माहीगीरों की आबादी जो है इन्हिसार करती है, वाबस्ता है। और दोनों किस्म के माहीगीरी के बहुत सारे मसाइल हैं। वो हर बुनियादी हुकूक से महरूम है, वो सेहत का जो हक है उससे महरूम है, तालीम के हक से महरूम है, पीने के साफ पानी के हक से जो है महरूम है, रोज़गार के हक से जो है वो महरूम है। तो मीठे पानियों पर जो है ना वो ठेकेदारी निज़ाम था। उस ठेकेदारी निज़ाम की वजह से माहीगीरों का बहुत ज़्यादा इस्तेसाल होता था। ठेकेदार वडेरे होते थे, बासर लोग होते थे, माहीगीर जो है वो किश्ती उसकी, जाल उसका, मेहनत उसकी, उसके बावजूद वो बाउंड थे कि अपना सारा केज जो है उस ठेकेदार को दें, उसकी मर्ज़ी है वो रेट जो है उसका कितना भी दे। तो ये काफ़ी सालों से ठेकेदारी निज़ाम था। फिर 2000 से फिशर फोरम ने ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है जदोजहद शुरू की। इसकी इब्तिदा हमने जो है बदीन और सिजावल के इलाका जाती यहाँ तक पूरे समंदर के पर और समंदर के पास जो जितने भी झीलें वगैरह थी उन पर जो है वो रेंजर्स का कंट्रोल था, रेंजर्स का कब्जा था 77 से। और रेंजर्स जो है वो पूरे बदीन की साहिली इलाके, मीठे पानी के ज़ख़ायर, जाती के साहिली इलाका और वहाँ के मीठे पानी के ज़ख़ायर जो है वो ठेके पर किसी को दे देते, रेंजर्स के ठेकेदार। ठीक है, वो रेंजर्स ठेकेदारी करती थी। और माहीगीरों को पाबंद किया जाता था कि तुम जितना भी कैच करोगे वो रेंजर्स के ठेकेदार से बेचोगे, वो रेट आपको चाहे कितना, मतलब ये पाबंद थे माहीगीर के आपको रेंजर्स को देना है। अब वो माहीगीरों को ये इजाज़त नहीं होती थी कि वो 1 किलो झींगा मछली जो अपने घर के खाने के लिए ले जाए, इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म था। फिर 2000 से पाकिस्तान फिशर फोरम ने जदोजहद की और इतनी जदोजहद की कि जिसके तहत जो है ना वो इस इशू को हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो उठाया था। तो 31 दिसंबर बल्कि सितंबर में जो है वो उस वक्त के जो सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने जो है ना वो DG रेंजर्स को बुलाया, गवर्नर सिंध को बुलाया, वज़ीर आला सिंध को बुलाया कि भाई जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना फ़ौज बदनाम हो रही है, ये ठेकेदारी निज़ाम आप लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, ये ख़त्म करें। तो 31 दिसंबर 2004 को जो है
रेंजर्स की ठेकेदारी जो है वो ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। रेंजर्स से वो सारे पानी फिशर फोरम ने आज़ाद करा लिए अपनी तहरीक के ज़रिए। आज वो माहीगीर जो है वो जाति के बदीन के आज़ाद हैं, आज़ादी से माहीगीरी करते हैं, कोई ठेकेदार नहीं है। ओपन मार्केट में व्यापारी के साथ जो है वो मछली भेजते हैं। अब रेंजर्स का कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत यानी कि जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त भी जज़ायर के नीलामी की बात हुई थी, आपको याद होगा। और इस वक्त पीपल्स पार्टी जब सिंध गवर्नमेंट में है, पहले आपने देखा, सबने देखा कि उन्होंने खुद एक एनओसी जारी की जज़ायर की नीलामी के हवाले से। जब आपके फोरम ने या सिंध की जितनी भी सियासी कॉन्फ्रेंस जमायतें थी उनके रद्द अमल आने के बाद उन्होंने उस एनओसी को ख़त्म कर दिया और असम्बली में जाकर एक करारदाद मंजूर की कि ये सिंध की मिल्कियत है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें मशकूक नहीं है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का जो रोल जो बनता है वो अदा नहीं कर रहे हैं। उनको तो जो है बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए था, बल्कि जो है ना वो हुकूमत तो स्टैंड उसको तो लेना चाहिए सिंध हुकूमत को, बल्कि खुद पीपल्स पार्टी को भी स्टैंड लेना चाहिए एज ए पार्टी, क्योंकि वो सिंध की पार्टी है। वो सारे माहीगीर जो है वो उसके वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो वोटर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सही। तो जो उनको एक रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इस हवाले से उन्होंने अपना जो उन्होंने लेटर जारी, उसको एनओसी मैं नहीं कहूँगा, वो एनओसी नहीं थी, वो एक लेटर था एग्रीमेंट का, मतलब रजामंदी का। तो वो एक लेटर है जो उन्होंने वापस ले लिया, अच्छी बात है। इस वक्त तक तो स्टैंड लेकर खड़े हैं, मगर ये कम है, इनको और ज़्यादा आगे स्टैंड लेना चाहिए। खुद पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी जो है ना वो स्ट्रगल करनी चाहिए। सिंध हुकूमत को तो करना ही करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, मगर खुद पार्टी को भी रोडों पर जो है जज़ायर को बेचने के हवाले से, जज़ायर पर शेयर बनाने के हवाले से जो है आना चाहिए उस मैदान में। क्योंकि जो तारीख है वो 2000 में, फिर 2006 में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, जब अमार कंपनी को ये जज़ायर दोनों दिए गए थे। वो यहाँ पर डायमंड बार आइलैंड सिटी बनाने की तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। हमारी बड़ी जदोजहद थी जिसकी वजह से जो है वो बैक हो गए वहाँ से। तो 2006 में भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होते हुए भी उनका रोल कोई सही नहीं था। उन्होंने कोई इसकी मुखालफत भरपूर तरीके से नहीं की थी। फिर 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने जो है वो मलक रियाज और अमेरिकी एक कंपनी को यहाँ पर जो है वो सेफ आइलैंड सिटी बनाने का मंसूबा जो है वो दे दिया था पोर्ट कासम के थ्रू। तो उस वक्त भी जो उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की। तो इस वक्त भी जब आवाम का, पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो फिर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है। अभी तक तो स्टैंड पे कायम है, मगर ये बहुत कम है। मैं यहाँ पर आखिर में एक और जो है ना वो मसले की निशानदी करूँगा। इस वक्त माहीगीरों की जो सूरत हाल है इन एजेंसियों के हवाले से, वो बिल्कुल इस तरह की है कि इन माहीगीरों को माहीगीरी करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है जैसे वो किसी दूसरे मुल्क में माहीगीरी करने जा रहे हैं। और जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर जो है ना वो वीज़ा लेना पड़ता है। वो तो वीज़ा एक दफ़ा लेना पड़ता है, पासपोर्ट भी जो है 5 साल 10 साल के लिए एक दफ़ा बनाना पड़ता है। मगर माहीगीरों के साथ जो इनका रवैया है, इनका जो सलूक है, वो बिल्कुल इस तरह का है कि माहीगीरों को रोज़ाना पासपोर्ट बनाना पड़ता है और रोज़ाना वीज़ा लेना पड़ता है। और पासपोर्ट और वीज़ा तो जो है ना इज़्ज़त के साथ मिलता है। यहाँ पर पासपोर्ट और वीज़ा जो है ना वो तजलील करके, उनकी माहीगीरों की तजलील करके जो है ना उनको ये इजाज़त दी जाती है माहीगीरों की। फिर क्रू लिस्ट के नाम पर, शनाख्ती का नाम पर, फिर जाल की साइज़ के नाम पर, जाल के जो मैश साइज़ है उसके नाम पर जो माहीगीरों की तजलील होती है, जो घंटों घंटों जो है वो उनके पास खड़े होते हैं
फिर मछलियाँ वो फिर अलग लेते हैं उनसे, फिर उनसे जो है ना वो भेगार भी जो है ना वो कभी कभी जो उनसे कराते हैं। कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, उनकी तजलील भी जो है ना वो की जाती है। तो ये तो इसकी जो सिक्योरिटी के नाम पर तो इंतहा हो चुकी है। किसी को रोज़गार करने के लिए चाहे मजदूरी करना है, किसी को शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। अगर फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री का कार्ड होता है, वो दिखाया, गेट पे वो अंदर चले गए, रोज़गार किया, फिर वापस आ गए। यहाँ तो इस तरह है नहीं। ये तो मतलब हर किस्म की जो है ना वो तजलील की जा रही है, चाहे वो माहीगिरी के लिए जा रहे हों या माहीगिरी करके वापस आ रहे हों। 21 जनवरी को हमने बाबा बिट में बहुत बड़ा जलसा, एहतिजाजी जलसा रखा है, बल्कि माहीगिर कन्वेंशन वहाँ बुलाने जा रहे हैं। हम जो है अब हमें जो है ना वो इनकी ज़्यादतियों के खिलाफ अब हमें जो है ना वो मैदान में आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने जाते जाते आखिर में बड़े इंकशाफात किए। जीज़ नाजरीन, जैसे कि शाह साहब ने कहा कि माहीगीरों के साथ ज़्यादती जज़ायर नहीं बनने चाहिए, वहाँ पे शहर बनेगा तो लाजमी सी बात है माहीगीरों के हुकूक पामाल होंगे। शाह साहब ने बड़ी हसीन गुफ्तगू की। यकीनन आपको सुनकर जो है वो जानकारी हुई होगी कि माहीगीरों के क्या क्या मसाइल हैं, समंदर में उनके साथ क्या बीतती है। इसी के साथ ही दीजिएगा इजाज़त, मज़ीद किसी और प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।